अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी धरती केवल एक सरफेस और ग्राउंड फील्ड है जिस पर इंसान अपनी जिंदगी जीता है और रोजमर्रा का काम करता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारी धरती इससे भी ज्यादा है, या फिर यूं कहें कि हमारी धरती किसी एक जिंदा प्रणाली की तरह है जिसकी खुद की धड़कन है, सांस है, यहाँ तक कि इसमें खून भी रहता है और इसकी याददाश्त भी है, तो क्या आपको मेरी बातों पर यकीन होगा? यकीन मानिए, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसका विचार सबसे पहले 1970 के दशक में एक वैज्ञानिक ने रखा था। इसे कहा जाता है गया हाइपोथेसिस। गया हाइपोथेसिस की बात की जाए तो इस विचार के अनुसार पूरी धरती एक जाइंट क्रिएचर की तरह बिहेव करती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि धरती पर मौजूद हर चीज की अपनी एक अहमियत है। यहाँ पर एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े वेल तक, और यहाँ तक कि रॉक्स एंड एटमॉस्फेयर भी सब मिलकर धरती को संतुलित रखते हैं और इसे जीवित बनाए रखते हैं। मगर अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी धरती जिंदा है तो आखिर हमें इसका पता कैसे चलता है? आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं? वह ठीक वैसे ही जैसे हम किसी जिंदा प्राणी की पहचान करते हैं। जी हाँ, हम उसके वाइटल साइन को देखकर, यानी उसकी धड़कन, सांस, तंत्रिका तंत्र और याददाश्त के द्वारा। वह धरती को एक प्लैनेट ही तरह तो आपने बहुत बार देखा और सुना होगा। तो चलिए आज हम इसे देखते हैं एक जिंदा इंसान की तरह। सबसे पहले बात करते हैं धरती की धड़कन की, जो मौजूद है इसके कॉन्टिनेंटल साइकिल में। क्योंकि किसी भी जिंदा इंसान की बुनियादी पहचान होती है उसकी चलती हुई धड़कन है। अगर इंसान की बात की जाए तो हमारा दिल एक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, लेकिन धरती का दिल इंसानों की तरह सेकंड सेकंड पर नहीं धड़कता, बल्कि इसकी एक धड़कन सैकड़ों मिलियन सालों में पूरी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीपों का जुड़ना बिगड़ना हमारी धरती की धड़कन का हिस्सा होता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि आज वर्ल्ड मैप में जो देश और कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं वह हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं और शायद आगे भी ऐसे नहीं रहेंगे। दरअसल हर 400 से 600 मिलियन सालों में धरती के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़कर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना लेते हैं, जैसा कि हमारी कॉन्टिनेंट बनने से पहले मौजूद था, जिसे कहा जाता था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। इसके बाद यह टूटा और गोंडवाना तथा लोरेशिया में बढ़ गया और इसके बाद में यह आज की स्थिति में आ गया। दरअसल धरती का यह ह्यूज डिवीजन धरती के अंदर की गर्मी को रोक कर रखता है, मगर फिर धीरे धीरे गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कॉन्टिनेंट फटने लगते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर फैल जाते हैं। लाखों साल के बाद यह टुकड़े फिर से एक और इकट्ठा हो जाते हैं और यह प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है। यह पूरी प्रक्रिया धरती की बहुत ही धीमी लेकिन डेफिनेट पीस की तरह होती है। तो देखा आपने किस तरह से हमारी धरती की अपनी धड़कन है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं धरती की नसों और इसके रक्त संचार की, जो मौजूद है ज्वालामुखियों में। जी हाँ, आपने सही सुना। ज्वालामुखी केवल एक नेचुरल फिनोमेना नहीं बल्कि अर्थ की वेन्स एंड ब्लड सर्कुलेशन है। वैसे ज्वालामुखी दिखने में अक्सर डरावने रहते हैं और ये होते भी हैं। यह पल भर में सब कुछ तबाह कर सकते हैं, लेकिन असल में यह धरती के खाओ की तरह है। दरअसल यह धरती का सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप खुद सोचकर देखो, जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कार्बन, फास्फोरस और सल्फर। लेकिन एक टाइम के बाद यह सब समुद्र में जाकर चट्टानों में कैद हो जाते हैं, और अगर इन्हें वापस सतह पर आने का रास्ता ना मिले तो जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि ज्वालामुखी और गहरे समुद्र के वेंट्स इन्हें फिर से सतह पर लाते हैं, यानी यह धरती की धमनियों की तरह काम करते हैं, जो गहराई से मिनरल्स एंड गैसेस खींचकर वापस सरफेस पर पहुंचाते हैं। इसी वजह से धरती पर जीवन लगातार बना रहता है। यही कारण है कि वॉल्केनोस को धरती का रक्त संचार माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं धरती की सांसों के। यह बात है 1950 के दशक के, जब वैज्ञानिक चार्ल्स डेविड कीलिंग ने पहली बार CO2 को मापना शुरू किया था। उन्हें लग रहा था कि ग्राफ सीधा ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। ग्राफ लहरदार निकला। इससे साबित हुआ कि हर साल हमारी धरती एक बड़ी सांस लेती और छोड़ती है। दरअसल बसंत में जंगलों में पत्तियां होती हैं और वे CO2 को सोख लेती हैं। यह धरती का इनहेलेशन प्रोसेस है। मगर शरद ऋतु में पत्तियां गिर जाती हैं और सड़ने लगती हैं और यह CO2 वापस छोड़ती हैं। इसे धरती का एक्सेलेशन माना जाता है। यानी धरती जब वातावरण को हर साल बदलती है तो वह हमारी धरती के सांस लेने का तरीका होता है। और सिर्फ जंगल ही नहीं, समुद्र में मौजूद छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन भी लगातार ऑक्सीजन बनाते हैं। हम जितनी सांस लेते हैं उसमें से आधे से ज्यादा हवा इन्हीं सूक्ष्म पौधों से आती है। यही धरती के सांस लेने का तरीका है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारी धरती का नर्वस सिस्टम भी है।
तो चलिए बात करते हैं धरती के नेटवर्क की। पहले लोग मानते थे कि जंगल में पेड़ अकेले होते हैं और पेड़ों के बीच कंपटीशन होती है, लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो पता चला कि जड़ों के नीचे एक वर्ल्ड वाइड वेब मौजूद है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल फफूंद यानी फंगी के जरिए पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पेड़ आपस में फूड एंड वार्निंग मैसेजेस भी भेजते हैं। दरअसल ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मदर ट्री अपने छोटे पौधों को पोषण भेज सकती है, या किसी जिंदा प्राणी के नर्वस सिस्टम जैसा है। इसी तरह समुद्र में एक विशाल ओशन कन्वेयर बेल्ट भी है, जहाँ ठंडा और नमकीन पानी गहराई में डूब जाता है, जिससे सतह का पानी उसकी जगह भरने के लिए खिंचता है, और यह प्रक्रिया वैश्विक महासागरीय धाराओं को चलाती है। यह प्रक्रिया हजारों साल तक चलती रहती है और धरती का वेदर कंट्रोल करती है। तो देखा आपने, हमारी धरती का अपना एक नर्वस सिस्टम भी है। और यह तो कुछ भी नहीं, हमारी धरती की तो अपनी याददाश्त भी है। जी हाँ, आपने सही सुना। धरती ने अपनी स्मृति को बर्फ में सहेज कर रखा है। जैसे इंसान चीजों को याद रखने के लिए डायरी में लिखता है, वैसे ही हमारी धरती की डायरी मौजूद है एंटार्क्टिका में। दरअसल एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड की गहराई में हर 10 साल की आइस जम जाती है, और वैज्ञानिक जब बर्फ की गहराई से आइस को निकालते हैं तो उसमें लाखों साल पुरानी हवा के बुलबुले कैद होते हैं। इन बुलबुलों से हमें पता चलता है कि अतीत में वातावरण कैसा था, कब यहाँ पर ज्वालामुखी फटे, कब सूखा पड़ा। तो देखा आपने, यह धरती की डायरी की तरह है, जिससे हम उसकी पुरानी यादों को पढ़ सकते हैं। लेकिन याददाश्त केवल सहेजने के लिए नहीं होती, यह सीखने के लिए भी होती है। करोड़ों साल पहले जब डायनासोर का अंत हुआ था तो धरती के लिए एक बड़ी तबाही थी, मगर इस घटना ने स्मॉल मैमल्स को मौका दिया कि वे माहौल में बदलाव करें और आगे बढ़ जाएं। यानी धरती ने न केवल इतिहास को सहेजा बल्कि नया अध्याय भी शुरू किया। अंत में हम इंसान इसी बदलाव के कारण यहाँ पर आए हैं। तो देखा आपने कैसे हमारी धरती की धड़कन, सांस, नेटवर्क और उसकी याददाश्त का सिस्टम भी है। लेकिन एक बात तो है जो इस विचार को और भी गहराई देती है, और वो है धरती के अनुभव से सीखना और फिर बदल जाना। अब आप डायनासोर की विनाश को ही ले लीजिए। डायनासोर की विनाश की बात की जाए तो यह घटना किसी भारी आपदा से कम नहीं थी, लेकिन इस डिजास्टर के बाद जीवन ने खुद को दोबारा ढलना सीख लिया। नई नई प्रजातियां विकसित हुई, युवाओं ने नई दिशाओं में विकास किया, और पहले से अधिक जटिल और उन्नत रूपों में जीवन फिर से उभर कर सामने आया। इससे पता चलता है कि धरती केवल जिंदा नहीं है, बल्कि इसे सीखना और खुद को बदलना भी आता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक सबसे रोचक विचार की, जिसे कहा जाता है डेजी वर्ल्ड हाइपोथेसिस। डेजी वर्ल्ड हाइपोथेसिस की बात की जाए तो जब हमारी समुद्र की सतह गर्म होती है तो कुछ खास प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल क्रीचर्स होते हैं और एक गैस छोड़ते हैं जिससे सल्फाइड कहा जाता है। यह गैस हमें समुद्र की खुशबू देती है, लेकिन इसका काम केवल खुशबू देना ही नहीं है, यह गैस ऊपर जाकर बादलों को बनने में भी मदद करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन, ज्यादा बादल, और ज्यादा बादल का मतलब है ज्यादा धूप का वापस अंतरिक्ष में परावर्तन। इसका नतीजा यह निकलता है कि समुद्र ठंडा होने लगता है और गर्मी की वृद्धि धीमी हो जाती है। यानी जीवन खुद अपना मौसम बनाने और तापमान संतुलित करने की कोशिश करता है। जैसे आपके घर में एक थर्मोस्टेट तापमान नियंत्रित करता है, वैसे ही धरती पर भी जीवन एक नियंत्रण तंत्र बनाता है। इतना ही नहीं, जब हम धरती की तुलना शरीर से कर ही रहे हैं तो जरा सोचिए, जब हमें इन्फेक्शन होता है तो शरीर में बुखार आ जाता है। वैसे ही बात तो है, बुखार कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि बुखार तो शरीर की एक प्रतिक्रिया होती है। असल में यह संक्रमण से लड़ने की एक कोशिश है। हमारी धरती भी लगातार कुछ ऐसा ही कर रही है। दरअसल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट में अचानक बहुत ज्यादा कार्बन पहुंच गया है। यह पूरे सिस्टम के लिए एक झटका है, लेकिन इसके जवाब में हमारी धरती बदलाव दिखा रही है। फिर चाहे वह बर्फ का पिघलना हो, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो, या फिर समुद्र का गर्म होना, यह सब धरती का फीवर है और यह नया संतुलन खोजने की एक कोशिश भी है। मगर इसमें खतरा भी है। जैसे हमारे शरीर का बुखार कभी कभी संक्रमण को खत्म तो कर देता है, पर अगर यह बहुत बढ़ जाए तो शरीर के लिए ही जानलेवा हो सकता है। वैसे ही धरती का बुखार भी सिस्टम को बचाने की कोशिश है, लेकिन अगर संतुलन बहुत गर्म स्तर पर पहुंच गया तो जीवन के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। तो अब देखा आपने, हमारे सामने धरती की पूरी तस्वीर है। धरती की धड़कन है, सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल, सांसें हैं, वायुमंडलीय CO2 का उतार चढ़ाव पर फाइटोप्लैंक्टन, संचार है, ज्वालामुखी और समुद्री धमनियां, नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड वेब और ओशन कन्वेयर बेल्ट, याददाश्त है, आइस कोर और इतिहास, और बुखार है, क्लाइमेट चेंज। यह सब देखकर लगता है कि हम किसी साधारण चट्टान पर नहीं रह रहे हैं,
वह कि हम एक विशाल जुड़े हुए जिंदा सिस्टम के अंदर रहते हैं। हम धरती के मालिक नहीं हैं, वह कि हम एक ऐसी धरती का हिस्सा है जो बहुत ही मिस्टीरियस एंड वाइब्रेंट है। आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।